हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव का रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों हमारा रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक भी है, और एक इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल रक्त का कितने प्रतिशत होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में हमारे कुल रक्त का 7%, हमारे कुल बॉडी वेट का 7% रक्त है हमारी बॉडी में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का यहाँ पीएच लिख लीजिए। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच होता है 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य के रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त की प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। देखिए दोस्तों ये है एक पीएच स्केल, इसमें 0 से 7 तक और 7 से 14 तक वो नंबर अंकित होते हैं। तो दोस्तों 0 से 7 तक जिनकी वैल्यू आती है वो अम्लीय माध्यम में आती है, उनकी प्रकृति होती है अम्लीय, और 7 से 14 के बीच में होती है उनकी प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। तो दोस्तों हमारा रक्त है वो, हमारे रक्त का पीएच होता है 7.4 आता है, तो हमारा रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में औसतन रक्त होता है, एक मेल में होता है 5 से 6 लीटर, और फीमेल यानी लड़कियों में होता है 4 से 5 लीटर। तो इसका ऑप्शन कर सकते हैं दोस्तों हम थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। और अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी किसे कहा जाता है। अगला ऑप्शन हमारा ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। और साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन को, यानी सेल्स यानी कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। और अगला है दोस्तों माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को, यानी स्टडी ऑफ फंगाई, यानी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमेटोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रोसेस को कहा जाता है हीमेटोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हीमेटोपोइसिस होती है। और हिपेरिन होता है, ये एक एंटीक्लोटिंग प्रोटीन है, यानी ये हमारे रक्त को अंदर जमने नहीं देती है। और थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है दोस्तों हमारे प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। और विटामिनोलॉजी है, ये होता है विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे, रक्त के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों हमारे रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला होता है वो होता है एक तो सॉलिड पार्ट, और एक होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को कहा जाता है कैप्सूल्स। और सॉलिड पार्ट में हमारे आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये आती है हमारे सॉलिड पार्ट में। और लिक्विड पार्ट में आती है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे, रक्त के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों हमारे रक्त के प्रकार होते हैं 4। रक्त के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को बीमाणु कहा जाता है, और प्लाज्मा को प्लाज्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। तो दोस्तों जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन
प्रोटीन निकाल ली जाती है, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल ली जाती है तो शेष कहलाता है सीरम। शेष क्या कहलाता है? सीरम। और हिपेरिन बता दिया मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हिपेरिन एक एंटीक्लोटिंग प्रोटीन है, ये हमारे रक्त को अंदर जमने नहीं देती है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रक्त में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निकाल दी जाए तो शेष क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब हमारे रक्त से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निकाल दी जाती है तो शेष कहलाता है प्लाज्मा। शेष कहलाता है प्लाज्मा। और सीरम के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सीरम में जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाती है तो शेष कहलाता है सीरम। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन को हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाती है और कोशिकाओं से CO2 है वो बाहर लाती है। CO2 बाहर लाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को बोला जाता है बोन मेरो। इंग्लिश में बोला जाता है बोन मेरो। बोन मेरो क्या होता है? ये होता है दोस्तों हमारी, जैसे ये हो गई हड्डी। अब हड्डी में यहाँ पर जो खोखला स्थान है तो इन खोखले स्थान में होता है हमारे रक्त का निर्माण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का ल्यूकोसाइड है वो है डब्ल्यूबीसी का, और थ्रोम्बोसाइट है वो है ब्लड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों आरबीसी की खोज की थी एंटोनी ल्यूएनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी। और गोल्डस्टीन ने की थी दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों हमारा प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग होता है हमारा हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है? क्योंकि प्लाज्मा का रंग पीला होता है बिलीरुबिन वर्णक के कारण। बिलीरुबिन वर्णक के कारण हमारा प्लाज्मा का रंग वो पीला होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है यकृत में। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज, यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो आरबीसी का विनाश होता है हमारे यकृत में भी होता है, कुछ मात्रा में यकृत में भी होता है और प्लीहा में भी होता है, स्प्लीन में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी प्लीहा और स्प्लीन ये दोनों एक ही वर्ड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो दोस्तों आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, प्लीहा को भी कहते हैं और स्प्लीन को भी कहते हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। क्यों इनको कब्रगाह क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी आरबीसी है वो यहीं आकर मृत होती है, तो इसलिए इसे कब्रगाह कहा जाता है। कब्रगाह या एक होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी वो भी है, वो प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लड बैंक कहा जाता है, हमारे शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है, स्प्लीन को भी कहा जाता है, प्लीहा तिल्ली, यानी स्प्लीन और प्लीहा या तिल्ली ये तीनों एक ही वर्ड है, सारे एक ही वर्ड है। तो इनको ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जब हमारी आरबीसी यहीं आकर मृत होती है
तो कुछ समय के बाद में यहीं पर दोबारा रीजनरेट हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए इनको स्प्लीन प्लीहा या तिल्ली को भी ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो दोस्तों इसमें तो होगा विटामिन के होगा, सॉरी यहाँ डी की जगह आप के कर लीजिए, के कर लीजिए। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रक्त की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों रक्त की खोज की थी कार्ल लैंडिस ने। कार्ल लैंडिस ने रक्त एबीओ सिस्टम की खोज की थी, एबीओ रक्त समूह की खोज की थी। और गोल्डस्टीन ने हमें पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। और वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए का ड्यू मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आरएस स्पेक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आरएस स्पेक्टर की खोज की थी कार्ल लैंडिस्टीन ने। कार्ल लैंडिस्टीन ने आरएस स्पेक्टर की खोज की थी। और ये एक भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरएस स्पेक्टर वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों मंकी से। आरएस स्पेक्टर है मंकी से, सबसे पहले मंकी में खोजा गया था। मंकी का नाम है वो है मक्का का रिसस, मंकी का नाम है मक्का का रिसस। और जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? दोस्तों हमारा सर्वग्राही रक्त समूह है एबी। एबी में कौन सा है? एबी पॉजिटिव, एबी पॉजिटिव। हमारे रक्त समूह, हमारे रक्त में 8 समूह होते हैं। वो होते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये 8 ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ए बी रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है क्योंकि दोस्तों इसमें है वो एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंटीबॉडी नहीं होती है। दोस्तों एंटीबॉडी नहीं होगी तो एंटीजन से क्रिया नहीं करेगी, एंटीजन से क्रिया नहीं करेगी तो हमारे शरीर को यह सूट, तो इसको अगर सर्वग्राही यानी यह किसी से भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह है वो है ओ में कौन सा है? ओ नेगेटिव। सर्वदाता क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीजन नहीं होती, एंटीजन नहीं होती तो यह किसी को भी दे देगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रक्त समूह सर्वदाता यानी यहाँ होगा ओ होगा, ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। ओ सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है तो वह एंटीजन से क्रिया नहीं करेगा, और क्योंकि एंटीजन से क्रिया नहीं करेगा तो यह किसी को भी रक्त दे सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है दोस्तों 120/80 mm/Hg, 120/mm/Hg। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि रक्तदाब मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों रक्तदाब मापी यंत्र को कहा जाता है स्पाइग्नोमैनोमीटर, स्पाइग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापी यंत्र को स्पाइग्नोमैनोमीटर। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही, और कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।